हाँ बच्चों, 7 और 8% होने के बाद में 9वां और 10वां कर लेते हैं। पहले 90% में क्या दे रखा है, शीर्ष तो है 0 0 और नाभि दे रखी है 3,0। 10वें% में शीर्ष है 0 0 और नाभि दे रखी है -2,0। अभी अपन ने जो समीकरण देखे थे बेटा परवलय के 4 मानक समीकरण, x² बराबर 4ay, x² बराबर -4ay, y² बराबर 4ax और y² बराबर -4x। इसमें जो a है, वास्तव में a होता क्या है, जो भी परवलय अपन ज्ञात कर रहे हैं उस परवलय की नाभि और शीर्ष के बीच की जो दूरी है वो a है बेटा। a वास्तव में क्या है, परवलय के नाभि और शीर्ष के बीच की दूरी। तो इसमें तो देखो यहाँ पे जैसे मूल बिंदु है शीर्ष, तो यहाँ से जैसे ये x पे 3,0, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी 3, तो डायरेक्ट ही a कितना आएगा 3 आएगा। वैसे भी 1,0 से देख सकते हो, फिर भी मैं नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ। इसको तो खैर डायरेक्ट ही कर लेंगे अपन, दोनों में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो a क्या होता है, शीर्ष और नाभि के बीच की दूरी। उत्तर 9। परवलय का शीर्ष 0,0 अर्थात मूल बिंदु है तथा नाभि के निर्देशांक 3,0 है, अर्थात नाभि धनात्मक x पर स्थित है, अर्थात नाभि धनात्मक x पर स्थित है। इसका मतलब क्या हुआ, परवलय धनात्मक x, परवलय धनात्मक x की ओर खुलता है। इसका मतलब क्या हुआ, परवलय का समीकरण y² बराबर 4ax रूप में है। तो चूंकि नाभि, अब ये जो परवलय y² बराबर 4ax बेटा, इसकी नाभि क्या होती है a,0। तो चूंकि नाभि a,0 कितनी हो गई 3,0, तो दिस इंप्लाइज a बराबर कितना आएगा यहाँ से 3। तो अतः परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा, y² बराबर 4 गुणा 3x, तो दिस इंप्लाइज y² बराबर 12x। अपने को परवलय का समीकरण ही याद करना था, तो इसमें क्या हो जाएगा y² बराबर 12x आ जाएगा। और ये तो डायरेक्ट भी दिख रहा था, ये a3 आ गया, अपन यहाँ से निकाल लिया। वैसे अगर वास्तव में a निकालना चाहो, जैसे मान लो शीर्ष 0 0 की जगह कुछ और होता कि शीर्ष 1,2 है, नाभि 3,5 है, तो उस स्थिति में a कैसे निकालते, a होता नाभि और शीर्ष के बीच की दूरी सूत्र से। तो 9वां प्रश्न हो गया कंप्लीट।
अब बारी है 10वें की। चूंकि परवलय का शीर्ष 0,0 अर्थात मूल बिंदु है, तथा नाभि के निर्देशांक -2,0 है, अर्थात नाभि x बराबर -2 y बराबर 0, तो कहाँ होगी बेटा, ऋणात्मक x एक्स पे, अर्थात नाभि ऋणात्मक x एक्स पर स्थित है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज परवलय ऋणात्मक x एक्स की ओर खुलता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा बेटा, y² बराबर -4ax रूप में है। अब देखो, चूंकि नाभि इस परवलय की क्या होगी, -a,0 और ये क्या दे रखी है अपने को, -2,0, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से a बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो अतः परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा बेटा, y² बराबर -4ax, -4 गुणा a है 2 और x, तो दिस इम्प्लाइज ये बन जाएगा y² बराबर -8x, ये परवलय का समीकरण आ जाएगा। तो ये अपना 10वां प्रश्न भी हो गया है। हाँ जी, अब देखो 2 प्रश्न रह गए इसमें, 11 और 12, ये एक साथ लिख लेते हैं और फिर उसके बाद में एक एक को कर लेंगे। तो 11 क्या दे रखा है, शीर्ष 0,0 तथा बिंदु 2,3 से जाता है और x एक्स के अनुदिश है। ये तो प्रश्न संख्या 11 है। और प्रश्न संख्या 12 क्या है बेटा, शीर्ष 0,0 तथा बिंदु 5,2 से जाता है
और वाई एक्स के सापेक्ष सममित है। ये अपने को दे रखा है बेटा। अब पहले 11वां कर लेते हैं। देखो शीर्ष तो 0 0 है, मतलब मानक रूप में ही आएंगे, चाहे वाई स्क्वायर बराबर 4x हो, -4x हो, या एक्स स्क्वायर बराबर 4ay हो, या -4ay। शीर्ष 0 0 देते हैं, मतलब मानक रूप तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा ये कहाँ से जा रहा है, 2,3, मतलब प्रथम चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश वाले में कौन से जा सकते हैं, या तो वाई स्क्वायर बराबर 4x या एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। अब इसमें भी क्या दे रखा है कि जो x है वो xx के अनुदिश है, तो xx के अनुदिश वाले में कौन सी स्थिति बच गई, सिर्फ वाई स्क्वायर बराबर 4ax। a का मान कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि परवलय इस बिंदु से जा रहा है तो ये बिंदु उस परवलय के समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो x की जगह 2, y की जगह 3 रखते a का मान आ जाएगा। a का मान वापस परवलय में रख देंगे तो जो भी अपने को परवलय चाहिए वो मिल जाएगा। चूंकि परवलय का शीर्ष 0, 0 अर्थात मूल बिंदु है तथा परवलय की x, x के अनुदिश है। तो इसका मतलब क्या हो गया, परवलय का समीकरण वाई स्क्वायर बराबर 4x या वाई स्क्वायर बराबर -4ax होगा। चूंकि परवलय प्रथम चतुर्थांश में स्थित बिंदु 2,3 से गुजरता है, तो इसका मतलब कंफर्म क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज परवलय का समीकरण वाई स्क्वायर बराबर 4ax होगा। चूंकि परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax बिंदु 2,3 से गुजरता है, इसका मतलब ये बिंदु समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो x की जगह 2, y की जगह 3 रख दो। तो दिस इंप्लाइज 3 का वर्ग बराबर 4a गुणा 2, तो दिस इंप्लाइज 4 दूनी 8a बराबर 9, तो दिस इंप्लाइज a बराबर कितना हो गया, 9/8। अतः परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा बेटा, वाई स्क्वायर बराबर 4 गुणा 9/8x, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 9/2x, तो दिस इंप्लाइज ये बन जाएगा
2y² बराबर 9x। ये परवलय का अभिष्ट समीकरण मिल गया, 2y² बराबर 9x। तो ये अपना प्रश्न संख्या 11 कंप्लीट हो गया बेटा। अब आखिरी प्रश्न देखिए बेटा 12। इसमें भी ऐसी स्थिति दे रखी है। इसमें क्या बोल रखा है, yx के सापेक्ष सममित है। तो yx के सापेक्ष सममित परवलय कौन सा होता है, या तो x² बराबर 4ay या x² बराबर -4ay। ये कहाँ से जा रहा है, बिंदु 5,2 से, मतलब प्रथम चतुर्थांश में। तो x² बराबर 4ay रूप बनेगा। क्यों, क्योंकि शीर्ष क्या इसका मूल बिंदु है। तो चूंकि परवलय का शीर्ष 0,0 अर्थात मूल बिंदु है, तथा परवलय yx के सापेक्ष सममित है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज परवलय का समीकरण x² बराबर 4ay या x² बराबर -4ay होगा। अब इनमें से कौन सा होगा, कैसे निर्धारण करेंगे, इससे। चूंकि परवलय प्रथम चतुर्थांश, चूंकि परवलय प्रथम चतुर्थांश में स्थित बिंदु 5,2 से गुजरता है। तो इससे क्या पता चलेगा, प्रथम चतुर्थांश में ये परवलय जाएगा, ये तो जाएगा नहीं, ये तो नीचे तीसरे और चौथे में रहेगा। तो दिस इंप्लाइज परवलय का समीकरण x² बराबर 4ay होगा। ये तो अपने को पता चल गया। अब a का मान कैसे निकालेंगे, ये बिंदु रख देंगे इसमें। देखो, चूंकि परवलय x² बराबर 4ay कोमा बिंदु 5,2 से जाता है, इसका मतलब ये इसके समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो x की जगह 5 और y की जगह 2 रख दो। तो 5 का वर्ग बराबर 4a गुणा 2। यहाँ से अपन 4a निकाल लेते हैं डायरेक्ट ही। तो दिस इंप्लाइज 4a बराबर 5 का वर्ग हो गया 25/2। तो अतः परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा, x² बराबर 4ay। तो दिस इंप्लाइज x² बराबर 4a का मान है 25/2y। तो दिस इंप्लाइज 2x² बराबर 25y। ये परवलय का अभीष्ट समीकरण मिल जाएगा। तो इसी प्रश्न के साथ में प्रश्नावली 11.2 कंप्लीट हो गई है।
अब अगली हेडिंग बेटा दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त इलिप्स। देखो दीर्घवृत्त है क्या, सबसे पहले परिभाषा को समझने की कोशिश करना, फिर मैं लिखवा दूंगा। जैसे अपन ने वर्त की परिभाषा पढ़ी थी, तो वर्त की परिभाषा क्या थी? वर्त उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव क्या बनी रहती है? नियत बनी रहती है। उस निश्चित बिंदु का नाम तो अपन ने दिया था वर्त का केंद्र, और नियत दूरी का नाम दिया था त्रिज्या। ये हो गई थी वर्त की परिभाषा। फिर बारी आई परवलय की। परवलय की परिभाषा अपन ने क्या पढ़ी? परवलय उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी और एक नियत रेखा से लंबवत दूरी, ये सदैव नियत बनी रहती है। तो इस प्रकार का पथ बना था, इसी को अपन ने क्या नाम दे दिया? परवलय नाम दे दिया। अब बारी है दीर्घवृत्त की। तो दीर्घवृत्त की परिभाषा, बेसिक परिभाषा क्या है बेटा? देखो जी, दीर्घवृत्त की परिभाषा क्या है? दीर्घवृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी दो निश्चित बिंदु से दूरियों का योग सदैव नियत बना रहता है। वापस समझ लो बेटा, देखो एक बार डायग्राम से समझो, तुरंत परिभाषा समझ में आ जाएगी। मैं क्या कर रहा हूँ, दो नियत बिंदु ले लिए F1 और F2। अब ये कोई चार बिंदु ले रहा हूँ P, तो P की F1 से दूरी होगी PF1 और P की F2 से दूरी होगी PF2। तो PF1 प्लस PF2 ये क्या होनी चाहिए? अचर। मतलब ये इन दूरियों का योग कभी बदलना नहीं चाहिए। तो दीर्घवृत्त क्या होगा? उस बिंदु का बिंदुपथ होगा जिसकी दो निश्चित बिंदुओं से दूरियों का योग सदैव नियत बना रहता है, अचर। ऐसा नहीं हो बदल जाए। जैसे मान लो ये P है, थोड़ी देर बाद में ये बिंदु P1 आ गया, तो इस समय दूरी क्या हो जाएगी? P1F1, और ये क्या हो जाएगी? P1F2। तो जो मान PF1 प्लस PF2 आ रहा था, वो का वो मान किसके बराबर? P1F1 प्लस P1F2 का आना चाहिए। मान लो थोड़ी देर के बाद में इसकी स्थिति बदल गई फिर से P2, तो P2F1 प्लस P2F2 ये योग भी इतना ही आना चाहिए। ऐसे ही अगर मान लो P3 बन गया, तो P3F1 प्लस P3F2 ये भी कितना आना चाहिए? जो पहले से अचर मान आ रहा था, जैसे 2 है, 5 है, 7 है, कुछ भी, वो फिक्स होना चाहिए। तो वापस सुनो बेटा, दीर्घवृत्त की परिभाषा क्या है? दीर्घवृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी दो निश्चित बिंदुओं, ये नियत है, पहले से फिक्स है बेटा, इनमें कुछ चेंज नहीं करना है, इनसे दूरियों का योग सदैव नियत बना रहता है। ये दो निश्चित बिंदु उस दीर्घवृत्त की नाभियां कहलाते हैं। जैसे परवलय में एक नाभि थी, यहाँ कितनी नाभियां हैं? दो नाभियां हैं। F1 फोकस फर्स्ट, F2 फोकस सेकेंड। इनको क्या कहेंगे अपन? नाभियों का। एक सबसे जरूरी बात और, इस बिंदु की इन दोनों नाभियों से या इन दोनों निश्चित बिंदुओं से दूरियों का जो योग है, वो इन नाभियों के बीच में जो दूरियों हैं उससे ज़्यादा होना चाहिए। मतलब PF1 प्लस PF2 सदैव क्या होगा? F1 F2 से बड़ा होगा। नाभियों की ये निश्चित बिंदु की दूरियों का जो योग है वो स्थिर बिंदु की दूरी से अधिक होता है बेटा, नियत बिंदुओं की दूरी से। ये जो कुछ भी मैंने समझाया है उसको परिभाषा के रूप में लिख देता हूं मैं। तो दीर्घवृत्त की परिभाषा क्या हो जाएगी? दीर्घवृत्त किसी तल में स्थित उस बिंदु, दीर्घवृत्त किसी तल में स्थित उस बिंदु
का बिंदुपथ होता है जिसकी उसी तल में स्थित दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का योग सदैव नियत बना रहता है। देखो, दीर्घवृत्त किसी तल में स्थित उस बिंदु का बिंदुपथ होगा जिसकी उसी तल में होनी चाहिए वो बिंदु भी स्थित दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का योग सदैव नियत बना रहता है। स्थिर बिंदु दीर्घवृत्त की नाभियां कहलाती हैं। और सबसे जरूरी पॉइंट जो अभी मैंने बताया, चर बिंदु की नाभियों से दूरियों का योग, चर बिंदु की नाभियों से दूरियों का योग, कोमा नाभियों के बीच की दूरी से अधिक होता है। डायग्राम के रूप में आप समझना चाहो तो इस प्रकार से समझ सकते हो। ये F1 है, ये F2 है, ये यहाँ पे कोई बिंदु P1 ले लिया तो P1 F1 P1 F2। यहाँ पे अगर मैं P2 ले रहा हूँ तो ये बनेगा P2 F1 P2 F2। अगर यहाँ पे कोई बिंदु P3 ले लिया तो P3 F1 P3 F2। मतलब P1 F1 प्लस P1 F2 बराबर होगा किसके, P2 F1 प्लस P2 F2 के। और ये बराबर होगा किसके, P3 F1 प्लस में बराबर होगा P3 F1 प्लस P3 F2 के। और ये योग सदैव क्या बना रहता है, नियत। ये दीर्घवृत्त की परिभाषा हो गई बेटा। अब इसके बारे में और आगे जानने की कोशिश करते हैं। हाँ बच्चों, अपन ने दीर्घवृत्त की परिभाषा जान ली। अब नाभियों के बारे में जान लिया और एक पॉइंट और पढ़ लिया। अब दीर्घवृत्त के बारे में और जानकारी इकट्ठा करते हैं और फिर इसका मानक समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें कौन कौन से अलग नए पद आएंगे, उन सब के बारे में जानकारी और लेते हैं अपन। तो पहले यहाँ पे मैं दीर्घवृत्त बना देता हूँ। ये है F1 और यहाँ पे ये है
F2। इनको क्या नाम दिया अपन ने? नाभियां। पहला पॉइंट, दीर्घवृत्त की नाभियों को दीर्घवृत्त की नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु दीर्घवृत्त का केंद्र कहलाता है। ये नाभियां बेटा F1 F2 जब इन दोनों को मिलाएंगे तो मिलाने पे ये जो रेखाखंड बनेगा F1 F2, इसका जो मध्य बिंदु है वो क्या होगा? इस दीर्घवृत्त का केंद्र कहलाएगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीर्घवृत्त की नाभियों से दीर्घवृत्त की नाभियों से गुजरने वाला रेखाखंड जिसके अंत्य बिंदु कोमा दीर्घवृत्त की परिधि पर स्थित हो। कोमा दीर्घवृत्त का दीर्घवृत्त की दीर्घ एक्स कहलाती है। वैसे इसमें ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये रेखाखंड ही लें अपन, ये रेखा भी हो सकती है। इस प्रकार से F1 और F2 से गुजरने वाली जो रेखा है, अभी तो मैंने जो बात की है बस वो यहाँ तक ही की है कि F1 F2 से गुजरने वाला ये रेखाखंड, ये क्या कहलाएगा? ये इस दीर्घवृत्त की दीर्घ एक्स कहलाता है, मेजर एक्सिस दीर्घ एक्स। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये रेखाखंड ही और इसके अंत्य बिंदु, इसको अपन आगे इस प्रकार से भी बढ़ा सकते हैं। अभी भी ये दीर्घ एक्स है, बस वो एक अलग बात है कि दीर्घ एक्स की जो लंबाई लेंगे वो कहाँ से लेंगे? शीर्ष से शीर्ष तक, जहाँ पे ये दीर्घ एक्स क्या कर रही है? इस वक्र को काट रही है, तो ये दीर्घ एक्स कहलाएगी। तो दो बिंदु हो गए हैं। एक पहला बिंदु तो क्या है? दीर्घ एक्स, जो दीर्घवृत्त है उसमें जो नाभियां हैं इनको मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु इस दीर्घवृत्त का क्या कहलाएगा? केंद्र। दूसरा, इनसे गुजरने वाला रेखाखंड बोल दो चाहे रेखा, वो इस दीर्घवृत्त की क्या कहलाती है? दीर्घ एक्स कहलाएगी। दीर्घवृत्त में दीर्घ एक्स दीर्घवृत्त में दीर्घ एक्स के लंबवत तथा दीर्घवृत्त के केंद्र से गुजरने वाला रेखाखंड दीर्घवृत्त की
लघु x कहलाता है। तो यहाँ पे देखो ये हो गई दीर्घ x, तो दीर्घ x के तो लंबवत होनी चाहिए और केंद्र से गुजरने वाला ये जो रेखाखंड है ये क्या कहलाएगा, ये इस दीर्घवृत्त की लघु x, ये दूरी ज़्यादा है तो दीर्घ x, और ये लघु x, मतलब एक दीर्घवृत्त में कितनी x होंगी, दो नाभियां हैं दो, ये तो क्या है ये और ये तो क्या है नाभियां, ये क्या है दीर्घ x, ये लघु x, ये जो मध्य बिंदु है इसका क्या नाम है केंद्र। परिभाषा के हिसाब से बेटा ये बहुत काम के हैं कि दीर्घ x क्या होती है, लघु x क्या होगी, केंद्र क्या होगा, नाभियां क्या होंगी। तो नाभियों के लिए तो बता दिया था, जो अपन ने परिभाषा लिखी थी उसमें जो दो स्थिर बिंदु माने थे उन स्थिर बिंदु को क्या कहते हैं, इस दीर्घवृत्त की नाभियां कहेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, दीर्घवृत्त में दीर्घ x के अंत्य बिंदु दीर्घवृत्त के शीर्ष कहलाते हैं। इसको लेके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा, दीर्घवृत्त के शीर्ष क्या होंगे, तो ये दीर्घ x है, परवलय को एक तो इस बिंदु पे काट रही है और एक इस बिंदु पे, तो ये क्या कहलाएगा, इस दीर्घवृत्त का शीर्ष, ये भी शीर्ष है और ये भी शीर्ष है। तो फिलहाल के लिए ये परिभाषा अच्छे से दिमाग में बिठा लो, क्या ये दो जो नाभियां हैं इनको मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु दीर्घवृत्त का केंद्र, नाभियों से गुजरने वाली चाहे रेखा बोलो चाहे रेखाखंड बोलो, ये दीर्घ x, फिर दीर्घ x के लंबवत और केंद्र से गुजरने वाली क्या कहलाएगी, लघु x कहलाएगी रेखा या रेखाखंड। अब दीर्घ x के जो अंत्य बिंदु हैं वो इस दीर्घवृत्त के क्या कहलाते हैं बेटा, शीर्ष कहलाएंगे। तो ये चार परिभाषा हैं, इन चार परिभाषाओं में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दिमाग में बिठाई लेना, इनको मत बोल देना शीर्ष। शीर्ष कौन से होंगे, जो दीर्घ x जहाँ पे इस परवलय को दीर्घवृत्त को प्रतिच्छेद करती है वो क्या होंगे, उस दीर्घवृत्त के शीर्ष होते हैं बेटा। तो ये चार पॉइंट तो ये हो गए। अब देखो अब अपन मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, मानक रूप में क्या मानेंगे अपन, जो केंद्र है वो तो मानेंगे मूल बिंदु। अभी अपन दो मानक रूप आएंगे वो पढ़ेंगे, तो उसके लिए अपन जो दीर्घवृत्त होगा उसका केंद्र फिक्स कर रहे हैं, पहले से निश्चित कर रहे हैं कि केंद्र क्या है, मूल बिंदु है। दीर्घ x की लंबाई, अपन जब भी पूरा दीर्घवृत्त पढ़ेंगे उसमें जहां भी दीर्घ x की लंबाई की बात होगी तो कितना मानेंगे अपन, 2a इकाई, मैं इकाई नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, फिर लघु x की लंबाई, तो लघु x की लंबाई अपन क्या मानेंगे, 2b,
और फिलहाल तो यही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और मानेंगे इसमें, नाभियों के बीच की दूरी, ये क्या मानेंगे अपन, 2c। तो अब इसको समझो कि क्या हुआ क्या वास्तव में। ये अपना दीर्घवृत्त है, मूल बिंदु मान रहे हैं, तो ये एक्स एक्स के अनुदिश है दीर्घवृत्त, जो दीर्घ एक्स है, और ये वाई एक्स के अनुदिश है, वाई ओ वाई डैश। यहाँ पे ये F1 है, ये F2 है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी मानी है वो 2c मानी है। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी मूल बिंदु से, c, और ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी, c। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, c, 0। तो F2 के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -c, 0। फिर अपन ने, जैसे इसको मैं a बोल रहा हूँ, ये b है, इसको c बोल दिया, c तो नहीं लेंगे फिर, क्योंकि c तो अपन ने इसको ले लिया, जैसे ये p बोल दिया और ये q। तो यहाँ पे AB, ये जो लंबाई है कुल दीर्घ x की लंबाई, ये कितनी मानी है अपन ने, 2a। तो इसका मतलब मूल बिंदु से यहाँ तक शीर्ष तक जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, a होगी। तो ये वाली जो दूरी है वो कितनी है, a, और ये कितनी दूरी है, ये भी a है। ऐसे ही अपन ने PQ, ये कुल लंबाई कितनी मानी है, ये मानी है बेटा 2b। तो इसका मतलब ये जो ऊपरी जो भाग है, ये लंबाई कितनी हो जाएगी, b, और नीचे भी जो दूरी है कहाँ से, O से लेके Q तक की, ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, b। ये अभी अपन मान के चल रहे हैं, आगे जो समीकरण वगैरह ज्ञात करेंगे उसमें अपने को हेल्प होगी बेटा इसमें। तो यहाँ से क्या आएंगे, नाभियों के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ±c, 0। दीर्घ x का समीकरण, इस रूप के लिए बात कर रहा हूँ, अभी एक और भी आएगा उसमें देख लेंगे। ये हो जाएगा y बराबर 0, लघु x का समीकरण, ये yx बन रही है, तो ये x बराबर 0। ये दीर्घ x की लंबाई है टोटल, तो अगर इसका आधा लेंगे तो अर्ध दीर्घ x की लंबाई, तो अगर दीर्घ x की लंबाई 2a है तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। ऐसे ही अर्ध लघु x की लंबाई, ये कितनी हो जाएगी, b, और ये केंद्र और नाभि के बीच की दूरी, ये हो जाएगी c। केंद्र व नाभि के बीच की दूरी, ये कितनी हो जाएगी, c। तो ये अपने मानक रूप में मानना है बेटा, स्टार्टिंग में आप दिमाग में बिठा लेना कि अपन पूरे अभी इस प्रश्नावली में जहाँ कहीं भी दीर्घवृत्त आएगा उसमें अगर दीर्घ x की लंबाई की बात करेंगे तो 2a, लघु x की लंबाई की बात करेंगे 2b, नाभियों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 2c।
अब इस रूप में कब, जब दीर्घ x अपन एक्स एक्स के अनुदिश ले रहे हैं तब तो नाभियों के निर्देशांक हो जाएंगे प्लस माइनस सी कोमा जीरो। अगर अपन दीर्घ x लेंगे वाई एक्स के अनुदिश तब हो जाएंगे जीरो कोमा प्लस माइनस सी। तो वो तो बाद में बता देंगे, अभी फिलहाल सिर्फ इस स्थिति की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इसमें अर्ध दीर्घ x की लंबाई कितनी हो जाएगी a, अर्ध लघु x की लंबाई b, केंद्र और नाभि के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी c। अभी अपन एक काम और कर लेते हैं, a, b और c में संबंध ज्ञात कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो अपनी अगली हेडिंग है अर्ध दीर्घ x कोमा अर्ध लघु x तथा केंद्र की नाभि से दूरी में संबंध, ये अपन ज्ञात कर रहे हैं। हाँ जी, अब देखो पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ, इससे समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये हो गया F1, ये हो गया यहाँ पे F2। तो ये वाली दूरी कितनी है C, ये वाली दूरी भी कितनी है C। यहाँ पे ये दूरी कितनी हो जाएगी, इसको P बोल देता हूँ मैं, तो ये कुल दूरी हो जाएगी A। अब PF1 क्या हो जाएगा, OP में से अगर OF1 घटा दूंगा तो PF1 आएगा। तो ये वाली दूरी क्या बनेगी, ये बनेगी A माइनस C। ऐसे ही जो अर्ध लघु x है उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, B हो जाएगी। इस बिंदु Q, यहाँ पे इसको Q बोल देता हूँ, F1 के निर्देशांक हो जाएंगे C, 0, P के निर्देशांक हो जाएंगे A, 0, Q के निर्देशांक हो जाएंगे 0, B। अब अपने को तो ये पता है बेटा क्या, परवलय की परिभाषा से, परवलय नहीं दीर्घवृत्त की परिभाषा से क्या, कि दीर्घवृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ होगा जिसकी दो निश्चित बिंदुओं से दूरियों का योग सदैव नियत बना रहता है। तो दीर्घवृत्त की परिभाषा से क्या आएगा, PF1 प्लस PF2 नियत आना चाहिए। तो PF1 निकालो, तो PF1 तो यहाँ पे देखो, तो दिस इंप्लाइज PF1 प्लस PF2 ज्ञात कर लेते हैं। तो PF1 को तो मैं PF1 ही लिख रहा हूँ, प्लस में PF2 को क्या लिख दूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं PO प्लस OF2। तो PF1 ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, A माइनस C, प्लस में PO, O से P की दूरी, ये अर्ध दीर्घ x की लंबाई है A, प्लस OF2, O से F2 की दूरी, ये तो C है ही, तो माइनस C से प्लस C गया, तो A प्लस A कितना आ गया, 2A आ गया।
तो दिमाग में बिठा लेना बेटा, रट ही लेना इसको तो चाहिए कि PF1 प्लस PF2 कितना होता है 2a। तो अपने परिभाषा क्या पढ़ी थी दीर्घवृत्त की, कि दीर्घवृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी दो निश्चित बिंदुओं से दूरियों का योग सदैव अचर बना रहता है, और वो अचर मान किसके बराबर आया है 2a के, मतलब दीर्घ x की लंबाई के। तो दीर्घवृत्त में इन किसी भी एक चर बिंदु की दो निश्चित बिंदु से दूरियों का योग सदैव किसके बराबर होता है, दीर्घवृत्त की दीर्घ x की लंबाई के बराबर होता है। इसको दिमाग में बिठा लेना। अतः दीर्घवृत्त में किसी भी चर बिंदु की दीर्घवृत्त की नाभियों से दूरियों का योग सदैव दीर्घवृत्त की दीर्घ x के बराबर होता है। इसको दिमाग में बैठा लेना। दीर्घवृत्त में किसी भी चर बिंदु की दीर्घवृत्त के नाभियों से दूरियों का योग सदैव किसका, दीर्घवृत्त की दीर्घ x के बराबर होता है। इसको दिमाग में बिठा लेना। अब देखो, अब QF1 प्लस QF2 निकाल रहा हूं मैं। तो QF1 क्या जाएगा, Q और F1 के बीच में दूरी, तो अंडर रूट में 0 माइनस c का स्क्वायर आएगा, c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसे ही ये QF1 ये भी क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज QF1 प्लस QF2 बराबर आ गया 2 अंडर रूट में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये 1 ये 2। चूंकि दीर्घवृत्त की परिभाषा से क्या हो जाएगा, PF1 प्लस PF2 किसके बराबर आना चाहिए, QF1 प्लस QF2 के, और ये अचर होना चाहिए। क्योंकि परवलय की अपन दीर्घवृत्त पे कहीं भी कोई भी बिंदु लें, उसका इन दो निश्चित बिंदु से दूरियों का योग तो सदैव ही नियत बना रहेगा। तो ये भी क्या है, P की इन दो निश्चित बिंदु से दूरियों का योग, और ये क्या है, Q की इन दो निश्चित बिंदु से दूरियों का योग। तो ये और ये समान होने चाहिए। ये अभी अपन ने निकाल लिया है, कितना है 2a, और ये कितना है, तो 2 अंडर रूट में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए, 2a के। 2 से 2 चला गया बेटा यहाँ पे, तो इसका मतलब अंडर रूट में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर किसके बराबर आएगा, a के। और अगर मैं वर्ग कर दूंगा तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब अपने को क्या मिल गया कि b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वस टू ए स्क्वायर, या यहाँ से c स्क्वायर इक्वस टू क्या लिख सकता हूँ मैं, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। और इसमें क्या है, a बड़ा होना चाहिए b से, तभी तो ये दीर्घ x बनेगी ना। तो ये आ गया a b और c में संबंध है। a क्या माना है यहाँ पे अपन ने, अर्ध दीर्घ x, b क्या है, अर्ध लघु x, और c क्या है, केंद्र की नाभि से दूरी। तो ये इनमें संबंध आ गया बेटा, c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसी में देखो दो केस हैं। केस फर्स्ट, यदि c बराबर 0,
अगर सी 0 बन गया बेटा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना 0, तो दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाइज ए बराबर क्या बन जाएगा बी बन जाएगा। ऐसी स्थिति में सी क्या है केंद्र की नाभियों से दूरी, तो ये दूरी क्या हो गई 0 हो गई, मतलब F1 भी यहीं पे आ गया, F2 पे भी यहीं पे आ गया। तो इस स्थिति में क्या हो गया देखो अपने पास ऐसी आकृति बनेगी, ये जो केंद्र था F1 F2 दोनों एक ही बन गए, क्यों क्योंकि C है क्या यहाँ पे OF1 और OF2 तो है C, तो ये तो बन गया 0, मतलब ये भी F1 भी O पे आ गया F2 भी, तो केंद्र तो बन गया एक। जितनी दीर्घ x की लंबाई बन रही है उतनी अब क्या बन जाएगी लघु x की लंबाई बन जाएगी, A बराबर B। तो इस स्थिति में जो समीकरण मिलेगा वो क्या बन जाएगा वर्त हो जाएगा। इसका मतलब वर्त क्या है दीर्घ वर्त की एक स्पेशल कंडीशन है, विशेष शर्त है। वो विशेष शर्त क्या है c बराबर 0। अगर दीर्घ वर्त में अपन c बराबर 0 कर दें तो वही दीर्घ वर्त क्या बन जाता है वर्त बन जाएगा। मतलब क्या है कि अगर दीर्घ वर्त के समीकरण में अपन a बराबर b रख दें, मतलब दीर्घ x की लंबाई और लघु x की लंबाई जो है वो अपन समान कर दें, चाहे अर्ध है तो यहाँ पे 2 से गुणा करोगे तो ये दीर्घ x की लंबाई बन जाएगी, ये लघु x की। अगर सिर्फ a और b रखोगे तो ये अर्ध लघु दीर्घवर्त है, अर्ध दीर्घ x है और ये लघु दीर्घ x है, ये बराबर। तो इस स्थिति में क्या बन जाएगा ये वर्त बनेगा बेटा। ये तो अपने पास होगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या है कि c तो रख दूं मैं a के बराबर और b है 0। केस सेकेंड, तो c तो रख दूं मैं a के बराबर और b रख दूं 0। b 0 रखने का मतलब क्या है ये मामला पिचक गया बिल्कुल, b 0 मतलब q भी o पे आ गया और यहाँ पे ये वाला बिंदु भी कहाँ पे चला गया, और ये जो c है वो a के बिंदु मतलब यहाँ तक पहुँचा दिया। तो अपने पास स्थिति क्या बन जाएगी जो o है q भी वही बन जाएगा, दीर्घ x की लंबाई तो हो गई 0, और यहाँ पे जो F1 था अब वो P पे चला जाएगा, यही P हो जाएगा और यही F1 हो जाएगा। इधर ये जो लंबाई C है इसको भी तो A के बराबर कर दिया, तो ये मान लो कि अपने पास में जो भी बिंदु था यहाँ पे इसको जैसे P डैश बोल दिया मैंने, तो P डैश कहाँ पे चला जाएगा F2 P डैश एक ही बात हो जाएंगे। ये वाली दूरी भी A बराबर C और ये भी A बराबर C हो जाएगा। तो इस समय अपने पास में क्या मिलेगा जो आकृति होगी वो सिर्फ एक रेखाखंड बनेगा और जिसकी लंबाई कितनी होगी 2a के बराबर होगी। तो अगर c बराबर 0 करेंगे तो दीर्घवर्त क्या बन जाएगा वर्त बन जाएगा। c का मान a के बराबर रख देंगे और b बराबर 0 कर देंगे तो इस स्थिति में दीर्घवर्त क्या बन जाएगा एक रेखाखंड बन जाएगा जिसकी लंबाई कितनी आएगी 2a आएगी। तो ये हो गया बेटा दीर्घ अर्ध दीर्घ x अर्ध लघु x और केंद्र की नाभि से दूरी में संबंध। याद रखना काम आएगा आगे c² बराबर a² माइनस b²।